morning everyone. This is third part of the video, and in this video we will talk about the measures that control excess demand. This is a very important video for all, and this is the first video that I have taken so much time for you all just because to make you understand. So let's begin with the measures. Like you can see, the fiscal and monetary measures were there. Now, how can we correct the situation of excess demand in our country? As you can see, there are two methods that are followed. First is fiscal, another is monetary. Now, what is fiscal? These policies are framed by central government. We'll talk about the first one only now. As you can see in this policy, number one is change in government spending, then change in taxes. कैसा चेंज होता है इसके बारे में बात करेंगे. प्लस लास्ट पॉइंट जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन मॉनेटरी और मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जिसको हमने टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया. इसको आगे पढ़ेंगे, बट पहले हम जानते हैं कि फिस्कल मेजर की डेफिनेशन आप इकोनॉमिक्स में कैसे लिखेंगे. It refers to the budgetary policy of the government to correct the situation of excess and deficient demand in the economy. It relates with the revenue, that means the increase in the profits of the government, and expenditures policy of the government. So that's how you can define it. Now we will define decrease in government spending. अब हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट था गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और हमें करना क्या है, इसमें डिक्रीज करना है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को. क्यों करना है, पढ़ते हैं. गवर्नमेंट स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ पे बहुत खर्च करता है टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. और कंट्रोल करने के लिए एक्सेस डिमांड को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ पे एक्सपेंडिचर अपना कम करना पड़ेगा. जिससे क्या होगा कि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी. एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तो किसी को वेजेस नहीं देना पड़ेगा. अब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स, एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, डिफेंस एक्सेट्रा. और एक्सेस डिमांड के केस में इसको फॉल करवाना है. रीज़न फॉल करवाने का सिर्फ यही है कि लोगों के हाथ में जो पैसा है उसे कम कर देना. नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ गवर्नमेंट के टैक्सेस. आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ रखे हैं. अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो हम सबको क्या करना पड़ता है, अपने पैसों को बचा के रखना पड़ता है. मनी इन हैंड ऑफ पब्लिक वरना गिर जाती है. और यही सिचुएशन है फिर से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं होना चाहिए. जितना पैसा होगा उतनी डिमांड वो बढ़ाना शुरू कर देंगे. तो हमारा पॉइंट क्या था कि गवर्नमेंट अपना अमाउंट जो स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ पे वो रिड्यूस करे, जिससे इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से रिड्यूस इन द इनकम ऑफ लेवल ऑफ द पीपल, एंड हेंस वी आर नाउ एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. अब क्योंकि मैंने आपको इंक्रीज इन टैक्सेस का पॉइंट अभी दिखाया था, तो मैं अब इसको डिफाइन कर रही हूँ. ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस एंड इवन इम्पोजेस सम न्यू टैक्सेस. और इसके साथ साथ हमारे ऊपर कुछ नए टैक्स भी लगा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. लोग खर्चा करना कम करते हैं, जिसकी वजह से अगेन हमें हेल्प मिल जाती है एक्सेस डिमांड पे काबू पाने की. ओके, नाउ ये टैक्सेस क्या हैं. टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड. और एक्सेस डिमांड के केस में हमें टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है. आप डेफिशिएंट डिमांड की तरफ अभी नहीं देखेंगे. पब्लिक बोरोविंग्स में क्या है, बाय बोरोविंग्स फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट्स क्रिएट पब्लिक डेब्ट. तो पब्लिक बोरोविंग्स में क्या होता है, पब्लिक से पैसा लेना, तो ताकि वो क्या करे, पब्लिक पे एक डेब्ट बना के रखें. आप डेफिशिएंट डिमांड अभी नहीं देखेंगे, उसका केस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो एक्सेस डिमांड में मोर पब्लिक बोरोविंग्स करनी होती हैं, पब्लिक से पैसा निकाला जाए. ओके, अब ये गवर्नमेंट टैक्सेस वाला मैंने आपको फिर से दिखा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो.
गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीज करने हैं ताकि लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम हो जाए और हम एक्सेस डिमांड जो हम इन्फ्लेशनरी गैप को बढ़ाते हैं, महंगाई को बढ़ाते हैं, इस पे हम फिर से क्या कर सकें, काबू कर सकें टू कंट्रोल द सिचुएशन। और इसीलिए हम ये करेक्ट करने के मेजर्स को बढ़ रहे हैं। अब था ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, इसमें क्या है, टैक्स रेट अभी 10% है मगर बाद में जो 20% हो जाता है। इनकम आपकी सेम रहती है। जब आप 10% दे रहे थे तब आप सिर्फ अपनी इनकम का 1000 रुपीज़ पे कर रहे थे, जिससे आपकी परचेजिंग पावर 9000 बैठ रही थी। मगर जब गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया यानी 20% कर दिया, तो अब आपके हाथ में सिर्फ 8000 रुपीज़ ही हैं, जिससे परचेजिंग पावर आपकी जो है वो कम हो गई। परचेजिंग पावर को कम करने का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर बेसिकली हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी होती है किसी भी कमोडिटी को खरीदने की, और जब हम उसको रिड्यूस कर देते हैं तो हमारी एक्सेस डिमांड पे कंट्रोल कर लिया जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स रेट, एंड हेंस नाउ वी आर एबल टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, let's see the next one are the monetary measures. Now it is further classified into quantitative methods and qualitative methods. Qualitative methods are very simple, but you have to focus more on the quantitative one. Now you can see it is categorized into bank rate, open market operations, repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR. आप ये सब चीज़ें जो अपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ी हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, या आप वहाँ से जो सेम कंसेप्ट है वो भी लिख सकते हैं, बट फोकस्ड ऑन कि हमें क्या इंक्रीज करना है, क्या डिक्रीज करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? द RBI इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी with the help of monetary policy, and the first instrument they use is the quantitative instrument. These instruments aim to influence the total volume of credit in circulation. तो जिसमें से फर्स्ट है हमारा बैंक रेट, उसी में ही रेपो रेट, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बैंक रेट, it is the rate at which the central bank of a country lends money to the commercial bank for long term credit. Please correct this, short नहीं लिखेंगे हम, long term credit. Okay, तो क्या कर रहा है RBI? पैसे दे रहा है, किसको दे रहा है? कमर्शियल बैंक को। तो जिस रेट पे दे रहा है वो हो गया उसका बैंक रेट। अब सेंट्रल बैंक ने जिस रेट पे लेंड किया कमर्शियल बैंक्स को, वो तो हो गया बैंक रेट। मगर जब कमर्शियल बैंक ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक को देगा, तो वो रेट होता है हमारा बेस रेट। ठीक है, इसको हम लोन रेट भी बोल सकते हैं। डिसाइड्स द रेट टू लेंड टू द पब्लिक इज अ बेस रेट। नाउ सी दिस पिक्चर वेरी क्लियरली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमारा बैंक रेट 5% है, तो बैंक रेट 5% था, तो कमर्शियल बैंक ने अपना लोन रेट यानी जो बेस रेट है वो कितना कर दिया? 10%। कि अगर कोई चीज़ उनको मिल रही है तो प्रॉफिट मार्जिन में मिलनी चाहिए, और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कितना देख रहे हो? 5% का। तो क्या होगा इसमें? फाइनली पब्लिक के पास जो जाता है वो शिफ्ट हो जाता है, जो ये आपका लोड होता है। अभी क्या कर रहा है कि अगर बैंक ने कमर्शियल बैंक को 100 रुपीज़ दिए थे, तो इन रिटर्न कमर्शियल बैंक को 105 बैंक रेट पे देना पड़ेगा। और यहाँ लोन जो हमारा कितना है? 10% का, जिसको बढ़ा के क्या कर दिया जाता है? कमर्शियल बैंक्स वो भी इस शिफ्ट को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अभी हम 10% पे देखें तो 100 रुपीज़ बैंक ने ग्रांट किए पब्लिक को, मगर पब्लिक को कितने देने पड़ेंगे? 110। और जब आपका ये बैंक रेट बढ़ जाए, जैसे कि कंट्रोल करना है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो बैंक रेट 5 से 6% हो गया, तो उन्होंने भी, कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया? उन्होंने भी लोन रेट को बढ़ा दिया। और फाइनली ये शिफ्ट किस पे होता है? मनी सप्लाई पे, जिसमें से क्या होगा कि जनरल पब्लिक में से सब तो नहीं लेंगे ना उस पे, तो इसलिए हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, राइज इन बैंक रेट, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉल इन द डिमांड, एंड हेंस वी आर एबल टू कंट्रोल द excess demand. Now read from second line. During excess demand, central bank increases the bank rate, which raises the cost of borrowings from the central bank.
and it enforces the commercial banks to increase their lending rates. उनको भी तो करना पड़ा, क्योंकि जब मेन आरबीआई ने बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक भी क्या करें, उन पे भी फोर्स है कि वो भी इसको बढ़ाएंगे, जिससे कि बोरोवर्स डिस्करेज हो जाएंगे और वो और लोन को नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है, और एक्सेस डिमांड के केस में हम इसको इंक्रीज करके रखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एज यू कैन सी इट इज़ रिटन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम सेल करते हैं सिर्फ एक्सेस डिमांड की केस में, मगर वही अगर डेफिशिएंट डिमांड हो तो हम परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ का। अच्छा, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और एक्सेस डिमांड के केस में हम सेंट्रल बैंक ऑफर करती है सिक्योरिटीज़ को सेल कर देने के, जैसे कि मैंने आपको रिसेंट एग्जाम्पल्स भी बताए थे। अब देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल। सेल ऑफ सिक्योरिटीज रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास फिर रिजर्व्स नहीं बचते, जिसकी वजह से इट अफेक्ट्स द बैंकर्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। और बैंकर्स और आपके लिए लोन को क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो खुद से कम हो जाती है। अब आप देखिए सेंट्रल बैंक क्या कर रहा था, उसमें सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा था। नाउ लीगल रिजर्व रेशियो। Now you can read an increase in MRR reduces the availability of credit, which would result decline in the purchasing power of the people. और SLR। CRR क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। ये छोटा सा परसेंटेज है जो इसको भी क्या करना है, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ बना के रखना है। और SLR में क्या है, मिनिमम परसेंटेज जो है उसकी भी हमें मेंटेन करके रखनी है ताकि हम एक्सेस डिमांड पे काबू कर सकें, और दोनों को ही हमको इंक्रीज करके रखना पड़ता है एक्सेस डिमांड के केस में। नाउ द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, qualitative instrument, which was categorized into margin requirement, rationing of credit and moral suasion. Now as you can see that first one is increase in margin requirement. Margin requirement क्या होता है? It refers to the difference between market value of security offered, कि कितनी सिक्योरिटी आपको ऑफर की गई, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंड, कि आपको कितना मिला, वो है आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल में देखिए, A person was supposed to keep the collateral of ₹1 crore। अब मान लीजिए कि उसे 1 करोड़ का घर खरीदना था, तो क्या उसे लोन भी पूरा उतने का मिल जाएगा? नहीं, उसमें से उसे लोन 80 लाख ऑफ लोन, ये क्या है, आपको वैल्यू ऑफ लोन ग्रांट की गई। करंट वैल्यू आपको सिक्योरिटी ऑफ ऑफर्ड लोन जो थी वो 80 लाख कर दी गई, और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी रह गई, सिर्फ 20 लाख की। तो
when economy is suffering from excess demand, central bank increases the margin. उनको ये margin को increase करना पड़ता है, which restricts the credit क्रिएटिंग पावर ऑफ बैंक. अब जैसे कि आपको चाहिए 50 लाख का, मगर वो आपको दे रहे हैं 30 लाख का, तो आप लोगे नहीं लोगे. जब घर चाहिए ही हमें 50 लाख वाला, तो हम 30 लाख पे कैसे ले सकते हैं. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करने का मतलब यही होता है कि आपकी एक्सेस डिमांड पे काबू किया जा सके. ठीक है. अब मैंने एग्जाम्पल देख के भी दिखा दिया कि लोन चाहिए था 1 लाख रुपीज़ का. पहले आपको सिक्योरिटी देनी थी 1,50,000, अब उससे बढ़ा के 3 लाख कर दिया. तो पहले आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट से 50,000 ही थी, जो अब 1,50,000 हो गई है. नाउ इट्स डिस्करेजिंग द लोन एंड हेंस एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल. नाउ सेकेंड पार्ट इज मोरल सुएशन. ये क्या है? इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस जारी की जाती हैं कमर्शियल बैंक्स को बाय द RBI टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, कि आपको ये सब फॉलो करना है, द गाइडलाइंस यू नीड टू फॉलो. एंड बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, और महंगाई के टाइम पे आपको लोन्स को रिस्ट्रिक्ट करना है और लिबरल हो जाना है डिफ्लेशन के केस में. अब जैसे हम मोरल सुएशन की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? एडवाइस दे रहे हैं किसके लिए? डिस्करेजिंग द लैंडिंग. इसमें हम 2 चीज़ों पे ज़रूर नज़र डालते हैं, परसुएशन प्लस प्रेशर, कि आपको परसुएट मनाने की ज़रूरत है, प्रेशर डालने की ज़रूरत है लोगों के ऊपर. मोरल सुएशन इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशंस, लेटर्स, स्पीचेस एंड हिंट्स टू बैंक ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड. द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस रिक्वेस्ट द कमर्शियल बैंक्स नॉट टू एडवांस क्रेडिट. ये रिक्वेस्ट की जाती है कि कमर्शियल बैंक्स एडवांस में अब क्रेडिट और नहीं देंगे. नाउ थर्ड वन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट राशनिंग. पहले हम क्रेडिट कंट्रोल देखते हैं. इट रेफर्स टू अ मेथड इन विच सेंट्रल बैंक्स गिव डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स. इसमें भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं अदर बैंक्स को टू गिव द लोन, टू गिव द क्रेडिट और नॉट टू गिव फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स. ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड में क्या होता है? सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस राशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट. अब क्रेडिट की राशनिंग कर दी गई. पहले तो क्या था? सिलेक्टिव कंट्रोल था, कि पहले हम मना कर सकते हैं, किसी को कार लोन नहीं देते, भाई होम लोन भी नहीं देते, मगर एजुकेशन लोन के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट राशनिंग मोर. It is a method in which the central banks give directions to give the credit or not to give. So excess demand के केस में सेंट्रल बैंक rationing of credit क्यों शुरू करता है? ताकि excessive flow of credit पे कंट्रोल किया जा सके, हर किसी को ही देना ना शुरू हो जाए. अब आजकल अब देखो तो सिचुएशंस कैसी हो रखी हैं. अभी क्या लोन लेना हमारे लिए भी ठीक है? So we need to wipe off the excess demand. That's all for today, and I hope I'm able to make you clear as much as I can. And that's it for today. Thank you, my class.